हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सरित क्लासेस। आपके द्वारा दिए गए फीडबैक यहाँ पे मैं उनके थ्रू क्या कर रहा हूँ, अपने लेक्चर्स को इंप्रूव करते जा रहा हूँ और आपको काफ़ी अच्छा लगा। जो लास्ट का लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको डिक्टेशन प्रोवाइड की। तो चलिए, आज का हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा। बिल्कुल सही जवाब दिया, हम जियोमॉर्फोलॉजी ही कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। और इस जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आज का टॉपिक कौन सा है, हम पेंक के द्वारा दिए गए जो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स थे ना, किनके, जो डेविस ने यहाँ पे कंसेप्ट दिया था। डेविस ने क्या कंसेप्ट दिया था, याद कीजिए। देखिए, डेविस ने क्या बोला था कि जो हमारे लैंड फॉर्म है कैसे हैं, जैसे एक इंसान होता है ना, पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर उसके बाद उसका पूरा साइकिल ऑफ लाइफ खत्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से डेविस ने ये बोला कि 3 स्टेजेस आती हैं लाइफ में। सबसे पहले बताता हूं कि जो उन्होंने, जिसको डेविस का ट्रायो भी बोला जाता है, क्या है वो डेविस का ट्रायो, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ठीक है। अब इसी टाइम को ही उन्होंने क्या बोला, स्टेज। और ये स्टेज कितने में जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है, 3 में जाके डिवाइड हो जाती है। बताइए कौन सी, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज। और इन सब के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है और 2 लेक्चर प्रोवाइड किया आपको। एक तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है, ठीक है, और अगले लेक्चर में मैंने उसके क्या करवा दिया, आपको डिक्टेशन भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। काफ़ी मेहनत की है उस लेक्चर को बनाने में और आपने भी बहुत मेहनत की है उस लेक्चर को रिटेन करने में, ठीक है। अब बात आती है पेंक की। देखिए, यहां तक हमने समझ लिया कि क्या क्या यहाँ पे कंसेप्ट दिए थे डेविस के, ठीक है। और डेविस का प्लस पॉइंट है ये, भाई बहुत आसान है, ये बच्चे समझ जाते हैं, इसलिए ज्योग्राफर और जितने भी हमारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं वो डेविस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन डेविस गलत है, ठीक है। डेविस कहाँ गलत है, डेविस ने ये बोला कि भाई जो अपलिफ्टमेंट है ना, एक बार होती है, रुक जाती है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे पेंक ने क्या बोला, अरे भाई जो आप यहाँ पे चीजें बता रहे हो ना, वो चीजें सही नहीं है, गलत है। यहाँ पे पेंक के द्वारा दी गई जितने भी थ्योरीज थी, यहाँ पे लाइमलाइट में क्यों नहीं आ पाई, इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि ये जर्मनी से थे, ठीक है। कहाँ से थे ये, जर्मनी से थे और 1932 का टाइम चल रहा है। आपको कुछ याद आ रहा है 1932 कौन सा टाइम पीरियड है? अरे बताइए, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको पेंक के बारे में बताने से पहले, मतलब पेंक ने क्या क्या चीज़ें बताई थी, कुछ यहाँ पे ना मैं कंबाइन करता हूँ, को रिलेट करता हूँ, ठीक है। तब आपको क्या होगा, एकदम से चीज़ें समझ में आएंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ और इनके साथ जो हुआ था ना, जानबूझ के किया गया था, ठीक है। अब ये 1932 मतलब 1932 का टाइम है। इससे जस्ट 3 साल पहले क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। जैसे अब योगेश सर आपकी कौन सी क्लास ले रहे हैं, इकोनॉमी की क्लासेस भी उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं, पॉलिटी के साथ साथ चलती रहेंगी। अब जो वो इकोनॉमी की क्लास लेंगे ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि ग्रेट डिप्रेशन था क्या। मैं बस उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि यहाँ पे जर्मनी के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा था। ग्रेट डिप्रेशन ये बेसिकली एक क्या बला थी, ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसी महामंदी थी। इसके अंदर लोग पता क्या करते हैं मंदी के वक्त में, मान लीजिए ये मार्कर आज 100 रुपये का मिल रहा है, तो मेरा माइंडसेट पता क्या बोलेगा, अरे भाई कोई खरीद ही नहीं रहा, तो अगला जो दुकान वाला है वो इसको सेल में बेचेगा, आज 100 का वेट कर लेता हूँ, अपने पैसे को रोक लेता हूँ, कल ये 50 का हो जाएगा, ठीक है। फिर अब कल आ गया, अब ये 50 का हो गया। अब मैं पता क्या सोचता हूँ, मेरे में लालच आया था मन में, मैं क्या बोलूँगा, अरे आज 50 का है, मैं 2 दिन और रुक जाता हूँ तो ये मुझे ना 10 रुपये का मिल जाएगा। तो इसी वजह से आप क्या देखेंगे कि जो पैसे की वैल्यू है, जो मूल्य है, वो धीरे धीरे गिरता गया। और इसका सबसे ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, जर्मनी के ऊपर पड़ा। क्यों पड़ा, आपने वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा है ना, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर कौन हारा था, जर्मनी हारा था। उसे वॉर ऑफ रिप्रेशन जो होते हैं ना, मतलब कि अगर कोई कंट्री हारती है तो उसको सारा हर्जाना भरना पड़ता है, जो जो नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे जर्मनी को वो भरना पड़ रहा था, जर्मनी के पास पैसे थे नहीं। यहाँ पे लोन किसने दिया था, ये यूएस के अंदर आई थी ना ये समस्या, यूएस ने लोन दिया था। कब, 1920 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। अब बारी आ गई, ये कौन से टाइम पीरियड की बात है, ये 1929 की बात है। ये 1929 में उनकी इकॉनमी ठप पड़ गई। अब उनको क्या चाहिए, अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए पैसा चाहिए। उनको जहां जहां ये पता था कि हमने पैसे वहां दिए, उधर से पैसे ये रिकॉल करने लग गए, ठीक है। तो इसकी वजह से यही 1932 का टाइम है जब यहाँ पे राइज किसका होना स्टार्ट, बिल्कुल सही जवाब, हिटलर का राइज होना स्टार्ट होता है। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है
अमेरिकन वर्सेस जर्मन के बीच में, ब्रिटेन और जर्मन के बीच में क्या होता है, टकराव होता है। किस चीज़ का? जर्मनी उस टाइम बहुत एडवांस हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ ना, कब की बात कर रहा हूँ, 1914 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। जर्मनी बहुत एडवांस है। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें किसकी, अमेरिका की, सबसे एडवांस नेशंस में एक माना जाता है ना, उसी तरीके से जर्मनी हुआ करता था। लेकिन जो दो लड़ाइयाँ लड़ी इसने 1914 से 1919 तक, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अब इस वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, अरे भाई बहुत विनाशकारी था ये इनके लिए। कैसे? जितनी भी इनकी टेक्नोलॉजी थी, जितने भी इनके रिसोर्सेज थे, सारे खत्म हो गए। यहीं से एक साइंटिस्ट निकल के अपनी जान बचा के हिटलर से जैसे बच के कहाँ पहुँचता है, ये यूके पहुँचता है, ठीक है। यूके से फिर जहाँ लगता है कि भाई ये यूके हारने वाला, ये चला जाता है कहाँ पे, यूएस चला जाता है, और अपने साथ कुछ थीसिस लेके जाता है। कुछ याद कर पा रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ? अरे वही जिन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट किया उनके ना जुबान से एक ही बात निकली, जय माँ काली, मतलब मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि जब वो रिजल्ट देखा ना इस बम का, वो समझ गए कि भाई अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ा ना, ये पूरी धरती खत्म हो जाएगी बस एक ही बार में। और इसी चीज़ के ऊपर अगर आप ये न्यूक्लियर वॉर की बात हो ही गई है, न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो गई, इंडिया और पाकिस्तान को कैसे छोड़ दें। इंडिया के पास में जो एस्टिमेट डेटा अभी तक अवेलेबल है 155 है, ठीक है। पाकिस्तान क्या बोलता है, मेरे पास तुम्हारे से 10 फालतू हैं, ठीक है, 165 है। अब यहाँ पे जब भी बात होती है, पाकिस्तान बोलता है हम तो सीधा न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। उनको ये नहीं पता भाई, जो आपके बम होते हैं ना, बहुत जगह अलग अलग पीसीज में रखे होते हैं, तो इनके अराउंड जो रेडी टू यूज़ होते हैं, जैसे एक मिसाइल होती है ना, बटन दबाओ फायर हो जाती है, इस कंडीशन में इनके अराउंड 17 से 18 हैं, ठीक है। 17 to 18 इनके क्या हैं, रेडी टू यूज़ है। और इंडिया के पता कितने हैं, 42+, ठीक है। ये फिगर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी जो जानकारियां हैं वो गवर्नमेंट कभी भी रिलीज़ नहीं करती हैं, लेकिन जो आपके रिसर्च एजेंसियां हैं वो ये सारी चीज़ें खोज के निकाल लेती हैं, ठीक है, किसके पास कितना क्या है। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड। हमने क्या कोशिश की है, यहाँ पे ज्योग्राफी को कनेक्ट किया है वर्ल्ड जो इवेंट्स है उनके साथ, और वर्ल्ड इवेंट को हमने ज्वाइन कर दिया है करंट अफेयर, जो कि समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे पैंक ने जो थ्योरी दी थी, 2 रीजन थे उसके डिनाइल के। सबसे पहला एक प्रोफेशनल, दूसरा था पर्सनल। बताता हूँ कैसे। पर्सनल रीजन ये था कि इनकी जो खुद की लाइफ थी ना, उसमें क्लेश चल रहा था। क्लेश मतलब इनकी वाइफ के साथ अनबन रहती थी, और जिसकी वजह से मेंटली क्या रहते थे, डिस्टर्ब रहते थे। और उसी टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने अपनी क्या दी है, थ्योरी दी है। अब देखिए इस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बोला, पैरेलल रिट्रीट कभी नहीं बोला। इन्होंने पैरेलल रिट्रीट कभी नहीं बोला, लेकिन जब बात आती है स्लोप डेवलपमेंट की, वहां इन्होंने बस एक बार बोला था, ठीक है, बस एक बार बोला था। लेकिन इनकी पूरी थ्योरी कभी पैरेलल रिट्रीट पे थी नहीं। पैरेलल रिट्रीट का मतलब क्या होता है, पैरेलल रिट्रीट का मतलब ये होता है, अब ये जो माउंटेन है कैसे टूटेगा, इस तरीके से पीछे जाएगा, मतलब पैरेलली इस तरीके से पीछे जाता जाएगा, इसको बोलता है पैरेलल रिट्रीट। ये कभी नहीं बोला था। इन्होंने क्या बोला कि भाई मेरे इसमें ना जो कॉन्वेक्स स्लोप है रिप्लेस हो जाएगा कॉनकेव स्लोप से, यानी कि बॉस-चुंगे और हैडलहेइम की बात की थी। जैसे ही मैंने ये बॉस-चुंगे हैडलहेइम बोला, तो यहीं पे दूसरा पॉइंट आ जाता है जिसकी वजह से इनकी थ्योरी लाइमलाइट में कभी नहीं आ पाई, वो थी इनकी लैंग्वेज, ठीक है, जो थी इनकी लैंग्वेज। इनकी लैंग्वेज कैसी थी, अभी मैंने बोला, ये समझ में आया आपको। जैसे अभी मैं यहाँ पे ना आपको फिलहाल एक सिंपल लैंग्वेज के जो फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, आप एक बार इसको देख लीजिए। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये इतनी मज़ेदार लैंग्वेज याद कैसे होगी। बस आप मुझे 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं थोड़ी सी कुछ एडजस्टमेंट कर देता हूँ। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो इनकी लैंग्वेज क्या थी, सबसे पहले इन्होंने बोला कि क्या होगा, सबसे पहले इन्होंने बोला कि अपलिफ्टमेंट होगी, ठीक है। अब ये जो अपलिफ्टमेंट है कैसी होगी ये, ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट होगी। बताता हूँ क्या है ये सारी चीज़ें, बस एक बार आप सुन लीजिए, फिर मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि जो अपलिफ्टमेंट है और डेन्यूडेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसकी जो रेट है ना ज़्यादा होगी, वही हमें रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। नहीं समझ में आया, बताता हूँ मैं। मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है,
इसकी रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट क्या है, ज्यादा है। किससे, जो ऊपर क्या है, विंड है, ठीक है। और जैसे आपकी रिवर है वो क्या कर रही है, इसको डेन्यूडेट कर रही है, ठीक है, डेन्यूडेशन कर रही है। यहां पे एंडोजेनेटिक यानी कि अंदर से बनने की प्रक्रिया ज्यादा तेज है एज कंपेयर टू बाहर से टूटने की बजाय। तो यहां पे होगा क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इस फीचर की हाइट ना बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट है पेंक के द्वारा क्या बताया गया है कि दोनों फोर्स एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि अरे भाई पहले तुम चलो फिर पीछे पीछे मैं आता हूं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी हैंड इन हैंड इनकी क्या चलती है, एक साथ इनकी गाड़ी चलती है। यहां तक समझ में आ गया। फिर इन्होंने ना आगे ये बताया है कि पहले क्या, फिर दूसरे नंबर पे क्या, फिर तीसरे नंबर पे क्या, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बोला कि 3 फेज होंगे किसके, अपलिफ्टमेंट के। पहला है एब्स्टेगुंडे, पहले क्या है, एब्स्टेगुंडे। आपको पता है बच्चे करके नहीं जाते इसको, पेंक को, लेकिन अभी कुछ सालों के अंदर हुआ क्या है, पेंक से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, ठीक है। एक मिनट मैं पूरा बोर्ड साफ कर देता हूं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। अच्छा, ये पेंक पता है क्यों छोड़ के जाते हैं, पेंक इसलिए छोड़ के जाते हैं इनके स्पेलिंग्स की वजह से, ठीक है, इनकी जो लैंग्वेज होती है ना उसकी वजह से। सबसे पहला देखिए यहां पे हमने क्या बोला, सबसे पहले यहां पे होती है अपलिफ्टमेंट, ठीक है। अब जो अपलिफ्टमेंट है क्या अकेली होगी, नहीं, साथ के साथ क्या चलेगी, डेन्यूडेशन भी चलेगा, ठीक है। साथ के साथ भाई डेन्यूडेशन भी चल रहा है। डेन्यूडेशन का मतलब पता है ना, चलिए जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसके लिए मैं बता देता हूं। डेन्यूडेशन का मतलब होता है वेदरिंग और इरोजन एक्टिविटी एक साथ चलती है, ठीक है। इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है, आपने इसी लेक्चर जो चैनल है इसके ऊपर और सारे लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक करके एक अलग से लेक्चर मिलेगा, वो एक बार समझ लीजिए अगर अब ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये जो अपलिफ्टमेंट है ना, ये होती है 3 फेज के अंदर, ठीक है। ये जो अपलिफ्टमेंट है होगी कितने फेज में, 3 फेज में। इसका मतलब क्या है, पहला फेज क्या बोलेगा कि भाई अपलिफ्टमेंट हो रही है, हो रही है, हो रही है, यानी कि अपलिफ्टमेंट क्या है, डोमिनेट है। एंडोजेनेटिक प्रोसेस क्या है, डोमिनेट है। इसको क्या बोलते हैं, जो पहली फेज है इसको क्या बोला जाता है, एब्स्टेगुंडे। इसकी स्पेलिंग भी ना बड़ी जबरदस्त है, ठीक है। सबसे पहली स्टेज क्या है, एब्स्टेगुंडे। एक मिनट इसमें देखता हूं क्या मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि आप स्क्रीन के ऊपर अपने देखते जाएं साथ के साथ। यहाँ पे सीधा ये जो स्टेज 1 स्टेज 2 दिख रहा है ना, आप इसको देख लीजिए। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बस आप ये बैकग्राउंड में देख लीजिए, फिर अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। एब्स्टेगुंडे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रैपिड अपलिफ्टमेंट। क्या मतलब हुआ इसका, रैपिड अपलिफ्टमेंट, ठीक है। ये हो गया पहला। शब्द को समझिए, एब्स्टेगुंडे 3 बार बोलिए इसको। अरे भाई मैं 3 से 4 बार मैंने खुद बोला, मेरे से नहीं बोला जाता था, टंग ट्विस्टर। ये तीसरी चौथी बार पढ़ा रहा हूं, तब मेरे को कहीं जाके ये नाम याद हो रहे हैं, एब्स्टेगुंडे। हो गया। हाँ, एक मूवी भी आई थी गुंडे, ठीक है, वहां से अगर कुछ याद हो पा रहा है तो बढ़िया है। फिर उसके बाद आता है दूसरा फेज, एल्विटुंगे। दूसरा है, इनके स्पेलिंग भी ये आगे जाके 3 में डिवाइड होगा। पहले आप इसको 3 बार बोलिए, एल्विटुंगे। अब इसके अंदर सबसे पहला फेज क्या, एंडो क्या कर रहा है, डोमिनेट। यहां पे जहां मैंने डी लिखा है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और एक्सो क्या है, कम है। ये जो एरो का साइन नीचे की तरफ वो क्या शो कर रहा है, वैल्यू कम है, ठीक है। दोबारा बताता हूं, एल्विटुंगे के अंदर 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है,
देखिए इसके अंदर क्या हुआ, रैपिड अपलिफ्टमेंट। किसकी रैपिड अपलिफ्टमेंट हुई है, एकदम से पहाड़ आपका बन गया। क्या यहाँ पे एंडोजेनेटिक प्रोसेस ही लग रही थी, नहीं, ये भी लग रही थी, एक्सोजेनेटिक भी लग रही थी, ठीक है, लेकिन उसकी रेट इतनी कम थी कि वो इतना ज्यादा इंपैक्ट कर नहीं रही थी। ये हो गया पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में क्या था, एल्वी टुंगे। इसका मतलब क्या है, ये आगे जाके 3 में डिवाइड होगा। किस तरीके से, सबसे पहले क्या होगा, एंडोजेनेटिक ज्यादा होगा, लेकिन यहां पे जो एक्सोजेनेटिक है ना, उसके असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पहले में तो क्या हुआ, असर ही नहीं दिख रहा। दूसरे में क्या होगा, दोनों लग रहे हैं, लेकिन एक्सोजेनेटिक का असर दिखना स्टार्ट हो गया है। और जो दूसरा होगा, इसमें E = E हो जाएगा। मतलब समझ में आया, यानी जितना फोर्स अंदर से लग रहा है उतना फोर्स क्या लग रहा है, बाहर से लग रहा है, ठीक है। ये हो गया एंडो और ये हो गया एक्सो। मतलब समझ में आ गया, यानी कि एंडोजेनेटिक फोर्स या प्रोसेसेस और एक्सोजेनेटिक फोर्स ये अब बराबर हो चुकी हैं। अब इसके बाद होता है तीसरा, अब हो गया क्या, रिवर्स, एंडो कम, ठीक है, एंडो कम, और यहां पे जो एक्सो है वो हो गई ज्यादा। बताइए, सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है, किताब से पढ़ोगे सिर के ऊपर से जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। सिंपल सा देखिए, पहले एंडो ज्यादा एक्सो कम, फिर एंडो एक्सो बोलते ठीक है, हम दोनों बराबर बराबर बांट लेते हैं। अब ये भाई साहब एक्सो क्या निकला, थोड़ा सा चालाक निकला। एंड में आते आते एंड के पास, मतलब एंडो के पास कुछ भी बचा नहीं, मतलब कि उसके पास क्या है, कम है, एक्सो के पास ज्यादा है, ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए। इसके बाद आता है एब्स्टेगुंडे, AB, यानी कि एब्सेंट होगा। क्या एब्सेंट होगा, अपलिफ्टमेंट, यानी कि एंडोजेनेटिक प्रोसेस बिल्कुल बंद हो जाएगी। वो क्या कहलाएगी, एब्स्टेगुंडे, ठीक है। एक मिनट, मेरे को भी लगा था, दोबारा लिखता हूँ मैं, ये तो समझ में नहीं आएगा, साइड में लिख दो इसको, यहाँ पे मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लिखने में। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, एब्स्टेगुंडे। एब्स्टेगुंडे का मतलब है एब्सेंट हो गया क्या, एंडोजेनेटिक। अब सीरा क्या चलेगा, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस ही चलेगा। ओह माय गॉड, बीच में जगह रह गई। एब्स्टेगुंडे, लिख लिया यहां तक, डिक्टेशन में करवाऊंगा अभी से, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर होगा क्या, आपकी जो चोटी है ना, मतलब कि पहाड़ वाली भाई, पहाड़ वाली, ठीक है, ये जो माउंटेन है किस तरीके से है, कॉन्वेक्स है। इसका ये जो टिप देख रहे हैं कैसा है, कॉन्वेक्स है। बताइए कॉन्वेक्स है कि नहीं। लेकिन जो इसका बॉटम है कैसा है, ये कॉनकेव है, ठीक है, ये कैसा है, कॉनकेव है। अब होगा क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां से क्या होगा, पानी निकल के ये जो पूरा एरिया है ना, इसको साफ करता जाएगा। यानी कि ये दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है, ये दोनों तरफ से हो रहा है। यहां से भी आपकी नदी जा रही है, इधर से भी आपकी नदी जा रही है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो एट द लास्ट क्या बचेगा, कुछ इस तरीके के आपको पॉइंटेड टॉप दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा आपको, एकदम पॉइंटेड टॉप दिखेगा। और इसी को क्या बोला था, बॉस-चुंगे और हैडलहैंग का रिलेशन, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए फिर अभी लिखना स्टार्ट कीजिए। और हाँ एक और बात, जो पैंक है ना आपके, कहाँ गया भी पैंक, मिटा दिया। जो पैंक है वो आपका कौन है, जियोलॉजिस्ट है। क्या है, जियोलॉजिस्ट। और जो डेविस था वो क्या था, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। दोनों में बहुत फर्क है, बताता हूं क्या फर्क है। अब देखिए ये क्या है, जियोलॉजिस्ट, यानी कि ये धरती है, ये उसके इंटीरियर की बात करता है, अंदर तक की क्या फोर्स लग रही है उसकी बात कर रहा है। लेकिन जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है ये किसकी बात करेगा, धरती है, इसके ऊपर ये पहाड़ कैसे आए, ये इसकी स्टडी करता है। दोनों के जो बोलते हैं ना कि कोर्स ऑफ स्टडी और गहराई बहुत अलग है।
ये सीधी अर्थ के अंदर की बात करता है। कौन? जियोलॉजिस्ट। तो यानी कि पेंक ने जो चीजें बताई थी ना वो अपने ही समझ के हिसाब से बताई थी, क्योंकि एक तो वो खुद जियोलॉजिस्ट और उनके परिवार के अंदर वो तीसरी पीढ़ी थी, यानी कि थर्ड जनरेशन जियोलॉजिस्ट थे। खुद पापा और दादा सारे एक ही लाइन में क्या आ रहे हैं? जियोलॉजिस्ट आ रहे हैं। यानी कि उनका जो बोलते हैं ना कि घर से ही ऐसा माहौल है कि पढ़ाई वाला, पढ़ाई भी कौन सी? सीधे अर्थ के अंदर की। तो इसी बात पे आप अब लिखना स्टार्ट कीजिए। पेंक। मैं कोई बढ़िया सा डायग्राम देख लेता हूं जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, ये डायग्राम टाइम बिंग के लिए मैं रख लेता हूं। और एक और बात बताऊं, यहाँ पे पेंक ने क्रिटिसाइज किया था कि भाई यूथ मैच्योर ओल्ड एज थोड़ी ना होता है। इधर देख पा रहे हो क्या हो रहा है? देख पा रहे हो? 3 स्टेज यहाँ पे भी लिए, 1 2 3। यही स्टेज किसने ली थी? डेविस ने ली थी, यूथ मैच्योर एंड ओल्ड एज। फर्क कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या ले लिया इन्होंने? अपनी जर्मन लैंग्वेज ले ली। ठीक है, क्या क्या इनके साथ बीती थी वो सारी चीज़ें अब मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप लिखना स्टार्ट कीजिए। पेंक। वॉल्टर पेंक द जर्मन जियोलॉजिस्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए 3rd जनरेशन। वॉल्टर पेंक द जर्मन जियोलॉजिस्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए 3rd जनरेशन। गिव हिज टाइम इंडिपेंडेंट, गिव हिज टाइम इंडिपेंडेंट concept of landform development, concept of landform development in his book, in his book। और क्या नाम है बुक का? मॉर्फोलॉजिस्ट। ठीक है, ये उनकी किताब का नाम था। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा? कैपिटल में लिख देता हूँ सारा, DIE। ठीक है, MORPHOLOGISCHE। ये उनकी किताब का नाम था जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी डिटेल में और गहराई में ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, एनालिसिस। अच्छा, ये लिखा नहीं है मैंने, लिख देता हूँ मैं। एनालिसिस कहाँ गया भाई? हाँ, लिख लिया। चलिए फिर आगे नोट डाउन कीजिए। ये किताब का नाम लिख लिया ना, फुल स्टॉप। इन दिस ही postulate that, in this he postulate that the shape of landform is function of relationship between endogenetic and exogenetic, function of relationship between endogenetic and exogenetic movement। ठीक है, अब देखिए, जब भी कोई थ्योरी दी जाती है ना, उसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस होती हैं जो ली जाती हैं। ठीक है, जो एक माइंड में ये रखा जाता है कि अच्छा ये मेरे अजम्पशंस है, उसके आधार पे जो मैं कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें सही हैं। वो अजम्पशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। वो पता तब चलता है जब वो आप अपने पेपर को पब्लिश करते हो। ठीक है, तब पता चलता है कि जो आपने अजम्पशंस ली हैं क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि देखिए, जब हम कोई चीज़ करते हैं ना, हमारा जो माइंड का प्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि जो मैंने सोचा वो बिल्कुल सही है, लेकिन सोसाइटी, जो दूसरे और जीनियस लोग हैं, वो हमें क्या करते हैं, समझने में मदद करते हैं कि जो लिखा गया है क्या वो सही है या गलत है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप जितनी मर्जी तैयारी कर लीजिए,
जब आप क्या करते हैं, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, मतलब आपने लेक्चर देख लिया, बहुत बढ़िया, किताब से पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन जब आप क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तब समझ में आता है, अरे यार डेविस इतना आसान है, उसके 150 शब्द भी नहीं लिख पा रहा, 150 लिख दिया, स्ट्रक्चर नहीं है उसकी कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, फिर उसके बाद कनेक्टिंग लाइन क्या होगी, बॉडी में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या होगा, समझ में ही नहीं आया। ठीक है, चलो आपने जैसे तैसे करके सारी चीज़ें सीख ली, बना लिया, कर लिया। अब आप क्या करेंगे, मेंस के अंदर बैठ के आंसर लिखते हैं, आपके मार्क्स बता देंगे कि आपने जो लिखा था कितना सही था, कितना गलत था। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, थ्योरीज के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आप बेसिक अजम्पशन। बेसिक अजम्पशन, सबसे पहले टेक्टोनिक मूवमेंट gives morphological characteristics or slope to the development समझ में आया क्या लिखा आपने? ये एक बार रीड आउट कीजिए। अच्छा, कर लिया। देखिए, जितनी बार भी प्लेट है जो टेक्टोनिक है वो मूव होगी तो क्या होगा, आपको डिफरेंट रिलीफ फीचर देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ये बात आती है कि भाई जो रिलीफ फीचर आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या यूनिवर्सल है या फिर कहीं कुछ अलग मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आता है, एक बेसिक अजम्पशन के तहत पाया ये गया कि जो आपका एक रॉक स्ट्रक्चर है उसको 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है, और ऐसी जो रॉक है जो आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया ना, वो आप तकरीबन हर जगह उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बस मैं वही बना रहा हूँ यहाँ पे, साथ के साथ आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, एक मिनट देख लूँ मैं कहीं टेढ़ा तो नहीं बना, बिल्कुल सही। यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन बन गया है। ठीक है, ये कर देता हूँ मैं साफ। क्या बात है, आवाज़ आ रही है इसमें से। देखिए, अब ये क्या बने हैं, इसके 4 डिफरेंट पार्ट बने हैं। ये क्या है, फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये है थर्ड, और ये है फोर्थ पार्ट। सबसे ऊपर वाला क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स स्लोप। देखिए ना उसकी शेप कैसी है, ये हो गया कॉन्वेक्स स्लोप। ये क्या है, फ्री फेस। मतलब समझिए, कैसे समझाऊं, जैसे ये पेन है, अरे मार्कर है वो मैं समझ गया। अब इसके ऊपर अगर मैं ये जो कैप है, इस कैप को मैं अगर छोड़ता हूं, क्या इसके ऊपर चिपक जाएगा, नीचे गिरेगा? बताइए। ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल है। इसके ऊपर अगर मैं क्या करूं, पेन के कैप को छोड़ दूं तो क्या होगा, ये पेन का कैप नीचे गिरेगा या इसके साथ रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यही क्या है, फ्री फेस। फ्री फेस का मतलब जो भी यहाँ से टूटा है, कहाँ से, कन्वेक्स जो ये स्लोप है ना, यहाँ से टूटा है, ये इधर नहीं बचेगा, सीधा लुढ़कता आ जाएगा कहाँ पे, नीचे। तो यहाँ पे कोई भी डिपोजिशन है नहीं, तो इसलिए इसका नाम है फ्री फेस। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल सीधा एकदम खड़ा बनाया है तो ये 90 डिग्री का नहीं। मैं आपको ना किताब के अंदर एक मार्किंग करवाऊंगा, वहाँ पे देखना जो स्टीप स्लोप है कितने डिग्री से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 30, 40, ये क्या स्टीप स्लोप के अंदर ही आते हैं। 2-3 जगह है जहाँ पे आपको 90 डिग्री की एकदम खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी, टाइगर हिल। ठीक है, जिसको इंडियन सोल्जर्स ने बिल्कुल जो 90 डिग्री की खड़ी एकदम चढ़ाई है ना, उसके ऊपर से क्या किया था, चढ़ के वहाँ पे जो भी बंकर्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया, तभी कहीं जाके जो कारगिल की लड़ाई थी हम उसको डिसाइसिवली विन कर पाए। ठीक है, फ्री फेस। अच्छा, मैंने सीधा फेस लिख दिया, फ्री फेस। इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट क्या है, रेक्टिलिनियर स्लोप। और ये है आपका कॉनकेव।
ये क्या है, कॉनकेव स्लोप। तो ये बना लीजिए, ये डायग्राम बनाना है आपको, और इसके नीचे लिखना है एलिमेंट ऑफ स्लोप। एलिमेंट ऑफ स्लोप। ब्रैकेट में चाहे तो आप ये भी लिख लीजिए किनके द्वारा दिए गए हैं ये एलिमेंट ऑफ स्लोप, वुड के द्वारा दिए गए हैं। तो अब देखा किस तरीके से हमने वुड के दिए गए कंसेप्ट को पैंक के द्वारा दिए गए पैंक के कंसेप्ट के साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। बना लीजिए। जो ये रेक्टिलिनियर स्लोप है इसको आप यूनिफॉर्म स्लोप भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्लोप। लिखवाना स्टार्ट करूं आगे, चलिए लिखते जाइए। पॉइंट सेकेंड, मोस्ट ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट पास थ्रू, मोस्ट ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट पास थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस। पहले लिखिए स्लो इनिशियल अपलिफ्टमेंट, पहली है स्लो इनिशियल अपलिफ्टमेंट। ओके, दूसरा एक्सेलरेटेड अपलिफ्टमेंट, दूसरा है एक्सेलरेटेड अपलिफ्टमेंट। थर्ड डी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड अपलिफ्टमेंट। दूसरा है डी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब होता है एकदम तेजी से ऊपर जाना, डी एक्सेलरेटेड यानी कि ये नेगेटिव वर्ड है। देखिए जब भी आप इंग्लिश पढ़े ना उसमें शब्दों को बड़े ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका एक्सेलरेटेड, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, डी। डी यानी कि ये क्या बात कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन। ये हुई एक्सेलरेशन, ये क्या हुई, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आप इस तरीके से ना करके इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये पहले 5 किलोमीटर बढ़ रहा था, ठीक है, हर साल। ये 5 की बजाय कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से एरो लगाते हैं वहाँ पे फिर रिटार्डेशन आता है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए थर्ड लिख लिया। फोर्थ आता है स्टॉप ऑफ अपलिफ्टमेंट, स्टॉप ऑफ अपलिफ्टमेंट। थर्ड, अपलिफ्ट and erosion are always coexistent. Upliftment and erosion are always coexistent. Are always coexistent. चौथा, end rump. End rump लिखिए, फिर बताता हूं मैं। एंड रम्फ इज प्रोड्यूस्ड बाय स्लोप, एंड रम्फ इज प्रोड्यूस्ड बाय स्लोप रिप्लेसमेंट, बाय स्लोप रिप्लेसमेंट, full stop. Original steep slope will be replaced by low angle concave slope. Original steep slope will be replaced by low angle, बताइए कौन सा स्लोप है ये, कॉनकेव स्लोप। ये सिंपल सी पता क्या बात बोली गई है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यहाँ से जो आपका कॉनकेव स्लोप है इसको अगर आप 3D में इस तरीके से अंदर अगर आप बना के देखेंगे ना कुछ इस तरीके से, ये ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा आपको। अब हुआ क्या, अब इसको चलिए थोड़ा सा आगे ले जाके इस तरफ से, वैसे बनता तो नहीं है ये ऐसा, इधर बहुत आगे जाके बनेगा, बोर्ड ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हुआ क्या है, यहाँ से ना कंसिस्टेंट क्या आ रहा है, पानी बहता हुआ आ रहा है। क्या आ रहा है, पानी बहता हुआ आ रहा है, और साथ के साथ क्या हो रहा है,
साथ के साथ ये जो अपर पार्ट है ना, ये क्या हो रहा है, टूट के इधर गिरता जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आके गिर गया, इधर तो रुकेगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, बताइए बताइए कहाँ जाएगा, ये घूमता फिरता लुढ़कता 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया। फिर ऊपर से कंसिस्टेंट आ ही रहे हैं टूट के, ये क्या होता जाएगा, इधर ऐसे तरीके से एक्यूमुलेट होता जाएगा। और ये जितना भी है, ये जितना भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, कौन लेके चला जाएगा, अरे भाई नीचे नदी है ना, नदी क्या करेगी, जितने भी ऊपर से टूटे हुए रॉक के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे और इनको नदी क्या करेगी, वॉश आउट करके लेके जाएगी, मतलब अपने साथ भाग के ले जाएगी। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या आपको ये डायग्राम बनाना है, नॉट नेसेसरी, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस डायग्राम को 3D के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, लिख लिया आपने। अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी। ये क्या है कि थोड़ा सा आपको समझाना था कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और बहुत से डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है, ये P है, ये मैंने F बना दिया, ये P है ये। ठीक है, F से पहले P है ये। ठीक है, लिखिए अब थ्योरी। His theory is divided into 3 phases. His theory is divided into 3 phases. Initially, primer rumph is uplifted. Initially, primer rumph is अपलिफ्टेड। देखिए डेविस ने क्या बोला कि मेरी कोई भी इनिशियल स्टेज नहीं है, लेकिन पेंक का क्या कहना है कि भाई मेरे जो पूरी थ्योरी है ना वो तब लगेगी प्राइमर रम्फ मेरी पहली कंडीशन है। ठीक है, प्राइमर रम्फ इज अपलिफ्टेड, फुल स्टॉप। इन द इनिशियल पार्ट ऑफ रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, in the initial part the rate of upliftment is slow which is later on accelerated। ठीक है, जब भी गाड़ी चलती है क्या एकदम से 100 की स्पीड पर जाती है या पहले धीरे 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 फिर एकदम से एक्सेलरेशन जाती है? बिल्कुल इसी तरीके से बोला है कि शुरुआत में स्पीड होगी कम और फिर एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए लिख लिया। अब आती है स्टेज 1, पहली स्टेज आएगी, लिखिए अब इसके बारे में। अपस्टे गुंडे एलवी चुंगे। अपस्टे गुंडे एलवी चुंगे, ये है स्टेज 1। एल्विक है भाई, स्पेलिंग ही याद नहीं होती इसकी। मैंने बहुत इसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक लगा के देख ली। अच्छा हाँ 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 हाँ, एक लास्ट में मैंने बताया था ना, EL, फिर उसके बाद आता है विकेट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लंग्स। हाँ याद आ गई, याद आ गई। ये शॉर्ट ट्रिक मैं खुद ही भूल गया था, मैंने अपने जो लास्ट जो मैंने लिए थी क्लासेस उसके अंदर मैंने खुद ही बताई थी ये। ठीक है, पहली क्या है, एप्स्टे गुंडे एलवे चुंगे। ठीक है, ये लीजिए, थोड़ा साइड हो जाता हूँ, लिख लीजिए। ये है, ब्रैकेट में ले लीजिए, फेज ऑफ एक्सेलरेटेड रेट ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। फेज ऑफ एक्सेलरेटेड रेट ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। लिखिए अब इसके अंदर अगले पैराग्राफ में लिखना है। In this stage, comma, the rate of upliftment. In this stage, the rate of upliftment
exceeds valley deepening, exceeds valley deepening, full stop. Therefore the slope of valley are convex, therefore the slope of valley are convex due to down cutting, due to down cutting, full stop. The down cutting occur mostly, the down cutting occur mostly on upper part of slope, on upper parts of slopes, full stop. The landform is achieved maximum height as well as maximum relief, landform achieves maximum height as well as maximum relief. ये जो हमने लिखा है ना मैक्सिमम रिलीफ, इसका मतलब क्या है, ये और ये इसके बीच में क्या गैप है, ये कहलाता है रिलीफ, ठीक है। यहाँ ये मान के चलिए आपका प्लेन है, ये लैंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या कहते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये और ये कितनी है, ये क्या कहलाएगा, रिलीफ कहलाएगा। बताइए, समझ में आ गया, बिल्कुल बारीक पॉइंट है। और उसके बाद ये किस एंगल से, ये जो हाइट है ना, ये इसका क्या एंगल बन रहा है, ठीक है, इसका क्या एंगल बन रहा है ऊपर, ये क्या कहलाएगा, डिप कहलाएगा, ठीक है, ये वाला। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे आपको बना के दिखाता हूँ। ये माउंटेन आपका इस तरीके से गया है बन के, ठीक है, ये एक और मैंने बना दिया ताकि मैं यहाँ से आपको समझा पाऊँ। ये क्या है, टॉप है और ये है बॉटम है। वैली की बात कर रहा हूँ मैं, वैली से और माउंटेन के टॉप के बीच में क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। जो डिस्टेंस बना वो क्या कहलाएगा, रिलीफ कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जब आप सीधी ऐसे एक लाइन खींचेंगे ना, ये क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है ना, इसी एंगल को डिप बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, डिप बोला जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वर्ड इंटरचेंज कर दिए ना, डिप, वैली, रिलीफ, हाइट, इससे क्या है, नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। बताइए, यहाँ तक आपने लिख लिया। इसके बाद लिखिए विद द फेज ऑफ, विद द, हाँ ये जो आपने अभी लिखा है ना, इसके बाद ये लिखना है विद द पासेज, हाँ फेज हटा दे, विद द पासेज ऑफ इनिशियल प्राइमरम्फ, with the passage of time initial primarumph is converted into Piedmont Trappan, is converted into Piedmont Trappan। बताता हूँ क्या होता है। ये पहाड़ है, ठीक है, यानी कि कैसे बताऊँ, जो पहाड़ होते हैं ना, उनकी जो बॉटम होता है, अरे यहाँ पे ये मैंने बना के दे तो दिया है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, ये कुछ इस तरीके का होगा। ये हो गया पहला पहाड़, उसके बाद ये हो गया दूसरा पहाड़, ठीक है। पिडमोंट यानी कि पहाड़ के जो पैर होते हैं, जो फुट होते हैं, उसकी बात की गई है यहाँ पे। स्टेज 2 लिखिए, ग्लिच फॉर्मिगे, ग्लिच फॉर्मिगे, GLEICH फॉर्मिगे, FORMIGE, ग्लिच फॉर्मिगे, एल्विटुंगे, EN, अच्छा ये थोड़ी सी स्पेलिंग अलग है, ENT, एक मिनट भाई, ENT, मैं तभी सोच रहा स्पेलिंग पूरी बनी नहीं, ENT, उसके बाद पूरी लाइन ये है WICKELUNG, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए फेज ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म,
फेज ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। लिखिए इसके अंदर, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, this stage is characterized by straight slope and uniform development, straight slope and uniform development, full stop. It is further divided into 3 sub phases. अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने पहले के जो 15 से 20 मिनट लेके ना यही आपको बताया था। सबसे जो पहला स्टेज आपने ऑलरेडी लिख लिया, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये है कि जो आपका माउंट है, ठीक है, ये मान के चलिए आपका माउंट है, ये क्या है, बिल्कुल प्लेन है। धीरे 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 इसके अंदर क्या हुआ, एकदम से एंडोजेनेटिक जो प्रोसेसेस है, फोर्सेस है, वो ज़्यादा होगी। तो ये क्या हुआ, इसने एट द एंड अपना लास्ट में एक पहाड़ का जैसा स्वरूप ले लिया, और इसके अंदर जो रिलीफ है, मैंने ये बोला था ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या कहलाएगा, रिलीफ कहलाएगा। इससे क्या हुआ, जो पहाड़ है इसका जो रिलीफ है काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये थे पहले स्टेज। अब दूसरी स्टेज में क्या होगा, जो अंदर से आने वाली फोर्स और जो बाहर से आने वाली जो फोर्स है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जो फेज जो यहाँ पे ग्लिच फॉर्मेगिया के अंदर आपने लिखा है ना, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अंदर से आने वाली फोर्स अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, वही मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा हूँ जो पहले बताया था आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग ही बता रहा हूँ। ठीक है, अलग लिखवा रहा हूँ। लिखिए इसके अंदर फेज 1, यहाँ तक लिख लिया ना आपने। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। फेज 1 यानी फेज ए, द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज मोर, the rate of upliftment is more, but it is not as fast as first stage. rate of upliftment है यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले स्टेज के अंदर थी। as fast as first stage, full stop. the landform keep on increasing in height. the landform keep on increasing in height, but river can match the speed of upliftment. The landform keeps on increasing in height, but river can match the speed of upliftment, and therefore the stage of stage of maximum relief, stage of maximum relief, phase B, phase B. In this, upliftment matches denudation. In this, upliftment matches denudation, and therefore relief may remain constant, and therefore relief may remain constant, full stop. The slope become straight, the slope become straight. phase C, जो अभी आपने फेज बी लिखा है ना, इसके अंदर वही है। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों बराबर हो गई है। सिंपल इतना आप समझ लीजिए, एग्जाम में कैसी राइटिंग होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। फेज सी लिखिए अब आप। upliftment completely stop, upliftment completely stops, and therefore erosion will continue, and therefore erosion will continues. ठीक है, ये होता है आपका स्टेज 2 कंप्लीट। इसके बाद लिखिए स्टेज 3, एब्स्टेगुंडे एल्वेचुंगे, ABS TEI GENDE, एब्स्टेगुंडे। एब्स्टेग मतलब AB से आप एब्सेंट के तौर पे लगा सकते हैं कि इसमें जो एंडोजेनेटिक होता है बिल्कुल ना के बराबर होगा। ठीक है, एंडोजेनेटिक क्या, फोर्स प्रोसेस। ठीक है, ये है आपका फेज ऑफ वेनिंग। फेज ऑफ वेनिंग यानी कि जो ये हाइट बन चुकी है वो अब धीरे धीरे इस तरीके से
नियर टू द प्लेन आ जाएगी। फेज ऑफ वेनिंग, फुल स्टॉप। एज द अपलिफ्टमेंट कंप्लीटली स्टॉप, एज द अपलिफ्टमेंट कंप्लीटली स्टॉप्स, only erosion dominate, only erosion dominate। थर्ड, ये जो आपने लिखा है ना पहला पॉइंट, उसके बाद सेकंड आपने लिखा है अपलिफ्टमेंट कंप्लीटली स्टॉप, ओनली इरोजन डोमिनेट। थर्ड इसमें लिखिए द इंटेंसिटी ऑफ इरोजन डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ इरोजन डिक्रीजेस and hence the entire landform is lowered। lowered का मतलब हाइट नीचे हो जाना, कम हो जाना। entire landform lowered, full stop। in this stage the uppermost segment of slope, in this stage the uppermost segment of slope maintains its steep angle, maintains it steep angle, and this slope is known as Bosch-Chunge, Bosch-Chunge, और ग्रेविटी स्लोप, और ग्रेविटी स्लोप। ये देखिए जो अभी आपने लिखा है ना, वो ये वाला जो पॉइंट है इसके बारे में लिखा है बॉश-चुंगन, ठीक है, और ये है आपका हेडलहैंग, ठीक है। इसी को एक ग्रेविटी स्लोप भी बोला गया है। ग्रेविटी स्लोप का मतलब क्या है, यहां से जो पार्टिकल टूटेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, लुढ़कता लुढ़कता इधर आ जाएगा। हेडलहैंग का मतलब क्या है, वॉश स्लोप। इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, वॉश स्लोप। वॉश स्लोप मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो नदी आ रही है ना, नदी वो क्या करेगी, जो टूटे जो ऊपर से जो सेडिमेंट है, ठीक है, नीचे आए हैं, उनको वो भा के ले जाएगी अपने साथ, ठीक है। बॉश-चुंगन। बॉश-चुंगन लिख लिया यहां तक, बॉश-चुंगर और ग्रेविटी स्लोप, फुल स्टॉप। while the lower part of slope is concave, while the lower part of slope is concave, comma, gentle, and it is known as Hadal hang, and it is known as Hadal hang। दोबारा से लिख देता हूं, HUNG है ये। वॉश स्लोप और ग्रेविटी स्लोप, जेंटल एंड इट्स नोन एज हेडल हैंग और वॉश स्लोप, ठीक है। एज द टाइम प्रोग्रेस, एज द टाइम प्रोग्रेस, the wash slope continue to expand at the cost of gravity slope। wash slope will continue to expand at the cost of gravity slope। यानी ये पहले यहां से इतना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, यानी ये पूरा क्या हो चुका है, इरोड हो चुका है, यहां से ये सारा इरोड हो गया है, ठीक है। और किसकी वजह से ये आगे बढ़ पाया है, ग्रेविटी स्लोप की वजह से, एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेविटी स्लोप, ठीक है। एंड द एंटायर लैंडफॉर्म रिड्यूस इन हाइट टू फॉर्म एंड्रम्फ, एंड द एंटायर लैंडफॉर्म रिड्यूस इन हाइट टू फॉर्म एंड्रम्फ हैविंग steep sided residual hills, having
स्टीप साइडेड रेजिडुअल हिल्स नोन एज इंसिलबर्ग, नोन एज इंसिलबर्ग, यानी इसकी बात की जा रही है। ये क्या है, एंड्रम्फ, यानी कि जो लास्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या हुआ, यहाँ पे कैसा है, स्टीप है। और यहाँ पे डेविस का जो लास्ट प्रोडक्ट था कैसा था, ऊपर से राउंडेड शेप में था ना, इसी को नाम क्या दिया था, मोनोनॉक, ठीक है। और ये क्या है, एंड्रम्फ, और इसी को क्या बोलते हैं, इंसिलबर्ग, ठीक है। क्या बोला गया इसको, इंसिलबर्ग। तो चलिए अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको डायग्राम दिखना है वो दिख रहा है वो बना लीजिए। हाँ, 2 डायग्राम और हैं इसके ऊपर, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जो 3 डायग्राम है ना, ये बेसिकली जो सबसे पहला है वो क्या बना रहा है, पेनेप्लेन बना रहा है। और जो दूसरे नंबर पे डायग्राम है वो क्या बना रहा है, एंड्रम्फ बन रहा है। उसके अंदर देख पा रहे हैं, लास्ट में एंड स्टेज के ऊपर देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, सबसे पहला जो डायग्राम है वो डेविस का है, दूसरा है पैंक का, ठीक है। और जो तीसरा है वो किसका है बताइए, अरे भाई एल.सी. किंग का है वो, ठीक है। उसको करो ना करो कोई वो नहीं है, ठीक है। जो आपका सेकंड डायग्राम, उसमें क्या दिख रहा है, धीरे 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 बढ़ी है हाइट, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, डेनुडेशन भी चल रहा है, ठीक है। हाइट बढ़ भी रही है और डेनुडेशन भी हो रहा है, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। चलिए आप थोड़ा सा एक बेहतर डायग्राम मैं आपको दे देता हूँ बना के, ठीक है, ताकि आपका जो ये नोट्स हैं ये कंप्लीट हो जाएं। हाँ, ये जो डायग्राम आपने बनाया है उसके अंदर थोड़ी सी मैं अपडेशन और कर दूंगा मैं। कई बार क्या होता है कि ये डायग्राम आपको माइट भी समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है ना। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली वैसा ही तैयार करना है, ठीक है। लाइन पहली बार बिल्कुल सीधी आई है। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है। इसको थोड़ा सा और सही कर दे। अब अपलिफ्टमेंट हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, अपलिफ्टमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है, डेनुडेशन भी हो रहा है। तो यानी कि आपको वो भी दिखाना है, ठीक है। ये जो अभी हमने बनाया ना, ये वही शो कर रहा है, अपलिफ्टमेंट और डेनुडेशन दोनों क्या हो रहे हैं, साथ के साथ चल रहे हैं। और देखिए ये जो टॉप है, हमने किसकी बात की है, कॉन्वेक्स है ना, तो उसके हिसाब से आपको टॉप क्या बनाना है, कॉन्वेक्स बनाना है। ये बहुत ही बारीकियां हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स। इसके अंदर आप वी शेप वैली वगैरह इसके ऊपर वो मत लिख देना कि ये क्या है, पहली स्टेज है, वी शेप वैली ना। इसके अंदर आपको क्या दिखाना है, एंडोजेनेटिक, ये क्या है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, ठीक है। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए यहाँ पे मैंने चलिए ऐसे कैसे स्पेस की कमी है, थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं हम। और ये लीजिए, क्या हुआ है, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन क्या हुआ है, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक दोनों साथ चल रहे हैं, और जिसकी क्या है पावर ज़्यादा है वो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे डायग्राम में ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से, अरे यार ये क्या है कि एक फ्लो में बना दो ना तो डायग्राम जल्दी बन जाता है। ये
अब इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, इसकी हाइट कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अब ऊपर क्या बनाते जाना है आपको, टिप बनाते हुए जाना है, ठीक है। और जो एंड है, एंड पे क्या आ रहा है, पानी है ये, यानी इससे आगे ये फर्दर क्या नहीं हो सकता, इरोड नहीं किया जा सकता। बना लिए यहां तक, चलिए। ये जो अभी मैंने लाइन बनाई है ना, ये क्या शो कर रही है कि किस तरीके से जो ये क्या है हमारा लैंडफॉर्म, इसकी हाइट कम होती जा रही है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट ये बन रहा है हमारा। और ये है अब आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, फेज 3 बनेगा यहाँ पे। ये है हैडल हैंग। इंसिलबर्ग। वैक्सिंग का मतलब होता है जो आपका माउंटेन है वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा और वो क्या होगा, फोल्ड होना स्टार्ट हो रहा है, वो हो गया वैक्सिंग। और ये यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एंड और एक्सो क्या है, दोनों एक बराबर चल रही है। और वेनिंग का मतलब है जो पार्ट ऊपर उठ चुका है अब वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट होगा। और ये क्या बनाया हमने, बॉस चुंगे, यानी कि जो टिप्ड पार्ट है ना ऊपर, जिसको ग्रेविटी स्लोप भी बोला जाता है। और ये क्या बनाया हमने, हेडलैंग, जिसको वॉश स्लोप भी बोला जाता है। और एंड प्रोडक्ट हमारा क्या है, इंसिलबर्ग, ठीक है। ये नीचे टाइम को डिपेक्ट कर रहा है, ये पूरा जो ये है ना,
ये टाइम को डिपेंड कर रहा है। लिख लीजिए। इसके बाद हम करेंगे कौन सा, पैंक के पॉजिटिव्स क्या थे उनके बारे में। ठीक है, पैंक के पॉजिटिव्स करने वाले हैं। थोड़ा टाइम चाहिए आपको। ये एल्टीट्यूड है, जो ये वाला एरो है ना ऊपर एल्टीट्यूड शो कर रहा है। चलिए आप लिखिए, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं अभी। पॉजिटिव ऑफ पैंक। पैंक हैज करेक्टिवली इंट्रोड्यूस द टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज या फिर प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। पैंक करेक्टिवली इंट्रोड्यूस द टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज / process of landform development, in which he correctively pointed out that landform is an outcome of relationship between, in which he correctively pointed out that landform is an outcome of relationship between upliftment and denudation. Thus, he removed the difficulty created by Daviesian cycle. Second, he pointed out that upliftment is a slow continuous process. ठीक है, जैसे डेविस ने बोला कि नहीं एक बार ही हो जाता है, तो इसने क्या बोला, एज पर यूनिफॉर्मेटिज्म he pointed out that upliftment is a slow continuous process. Full stop. This has been validated and proved by plate tectonic theory. Validated and proved by plate tectonic theory. Full stop. He shows that erosion and upliftment is a simultaneous process. He shows that erosion and upliftment is a simultaneous process, and therefore Pank's model is more practical and closer to reality. Therefore Pank's model is more practical and closer to reality. अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, पैंक के पॉजिटिव लिख लिए। एक मैं आपको वो भी बता दूंगा कि पैंक और डेविस के अंदर क्या डिफरेंस थे, क्या सिमिलैरिटीज थी, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ अगर आपने एक गौर की होगी, यहाँ पे पैंक ने सारी उन पॉइंट्स के ऊपर काम किए हैं जो कि नेगेटिव पॉइंट थे, यानी कि जो लूप होल्स थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या समझना है, जब भी आप एक पेपर लिखें, जब भी आप एक मॉक टेस्ट दें, उसके अंदर कहाँ गलती हो रही है, कहाँ खामियां हो रही हैं, उसी के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, क्योंकि जो सही है उसको और ज़्यादा सही करके क्या बेनिफिट मिलेगा, जो गलत है उसके ऊपर क्या करना होता है, काम करना है आपको। तो इसी के साथ आप लगे हाथ देख लीजिए नेगेटिव क्या थे पैंक के। पहला, हिज emphasis was only on upliftment and erosion. His emphasis was only on upliftment and erosion, but he ignored the structure of landform. अरे भाई डेविस भाई साहब ने कुछ तो बोला था स्ट्रक्चर के बारे में, इन्होंने तो कम्प्लीटली पूरे जो हमने थ्योरी लिखी है उसके अंदर कहीं स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात हुई है, नहीं हुई ना। सेकंड, हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज टू कॉम्प्लेक्स, विच मेक हिज थ्योरी
difficult for average academic person. Make his theory difficult for average academic person, and hence its theory could not have following like Davis, comma, even though technically he was right. Even though he was technically right, या फिर even though technically he was right. was तो नहीं आएगा, वो तो अभी भी राइट ही है, टेक्निकली ही इज राइट ज़्यादा सही रहेगा. अच्छा, यहाँ पे देखिए डेविस के फॉलोइंग क्यों? अरे सिंपल सा प्रोडक्टिव वैल्यू मिलती है. यहाँ पे हम कुछ भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि भैया ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा. और दूसरी यहाँ पे देखिए ना, एब्स्टेक गुंडे ग्लिच फॉर्मिगे एल्विटुंगे, फिर उसके बाद है एब्से मीन्स ए बी, एब्स्टे गुंडे ग्लिच फॉर्मिगे ना, एब्स्टे गुंडे एल्विटुंगे. तो ये क्या है? बिल्कुल टिपिकल लाइन है. और यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखाई है वो आपको सिंपल लाइन में लिखवाई है. अगर मैं आपको जर्मन लैंग्वेज में लिखवाता ना, अभी आपका मन करता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल को छोड़ छाड़ के कोई और ले लिया जाए. ठीक है, इनके भी बोलते हैं ना कि बिग डैडी है एक और. जब हम क्या करेंगे, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करेंगे ना, उसमें देखना नियरली एक तो आप 5 टाइप के क्लाइमेट पढ़ो, एक 6 टाइप के क्लाइमेट पढ़ो, और एक तो आप 100+ क्लाइमेट पढ़ो. ठीक है, कौन सा ज़्यादा ईजी है? कॉपन, थ्रेवार्था और थॉर्नवाइट, ये 3 हैं. क्लासिफिकेशन का टाइम जब हम करेंगे ना क्लाइमेट वाला, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है और ये जानबूझ के किया गया था. तीसरा पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है फॉल्टी ट्रांसलेशन इन इंग्लिश. फॉल्टी ट्रांसलेशन इन इंग्लिश बाय द फॉलोअर ऑफ डेविस. बाय द फॉलोअर ऑफ डेविस, कॉमा, फॉलोअर डेविस. ठीक है, यहां तक कॉमा मत लगाइए. फॉलोअर ऑफ डेविस मेड हिज थ्योरी मोर कॉम्प्लेक्स एंड मिसअंडरस्टूड. मेड हिज थ्योरी मोर कॉम्प्लेक्स एंड मिसअंडरस्टूड. फुल स्टॉप. सेकेंड पॉइंट, कंक्लूजन. सेकेंड पॉइंट अब लिखेंगे कंक्लूजन, कि इन सारी जो थ्योरी के अंदर हमने देखा है उसके कंक्लूजन क्या है. ठीक है, ये क्या है? डायग्रामेटिक फॉर्मेट. जो अभी तक आपने लिखा है ना, पूरी एक पॉइंटेड हिल में आपको क्या मिलेगा? बचा हुआ पार्ट मिलेगा. ठीक है, लिखवाऊं कंक्लूजन? चलिए. द पेंक साइकिल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्लोप रिप्लेसमेंट. The Penck cycle introduced the concept of slope replacement. लिख लिया? कॉमा, changes the idea regarding the upliftment and erosion. Upliftment and erosion. Full stop. The cycle would have been match universal. The cycle would have been match universal and easily followed. If the language would have been English. Easily followed and if the language would have been English. And if faulty translation would, अच्छा ये हो गया ना, यहाँ तक लिख लिया ना, would have been English. And if faulty translation would have been avoided. Faulty translation would have been avoided. Full stop.
It is the English translation which shows Pank believe in parallel retreat. It is the English translation which shows Pank believe in both parallel retreat and slope replacement. Parallel retreat and slope replacement. ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको कुछ पॉइंट ना मैं वैसे ओरल ही बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाए। सबसे पहले अगर आप यहां पे बात करेंगे, ठीक है, किसकी, ये अभी जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये है कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन पैंक एंड डेविस, क्योंकि बहुत आते हैं इस तरीके के सवाल। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सबसे पहला आप यहां पे लिख लीजिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे, डिफरेंट थे। क्यों? डेविस है आपका जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, पैंक है आपका क्या है यहां पे, पैंक है जियोलॉजिस्ट, ठीक है। पहला ये लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बोथ हैविंग अ डिफरेंट बैकग्राउंड, बोथ हैव डिफरेंट बैकग्राउंड। दूसरा यहां पे आप लिखेंगे अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड, आप यहां पे लिखेंगे डेविस बिलीव क्या करता था कि ये सडन होता है, ठीक है, और एक सर्टेन पीरियड तक होता है, उसके बाद बंद हो जाता है, ठीक है। ये है डेविस का बिलीव। पैंक क्या बोलता है, नहीं, अपलिफ्टमेंट और डेनुडेशन दोनों एक साथ चलते हैं। ये तो क्या हो गया, अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड हो गया। उसके बाद यहां पे डेविस ने क्या बोला कि जो मेरा लैंडस्केप है ना वो किस में जाएगा, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज, यानी कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम, ये तीन चीजों से मिलकर बना है मेरा, ठीक है। और क्या नाम है, पैंक ने क्या बोला कि जो लैंडफॉर्म है ना वो तीन अलग अलग स्टेजेस से निकलता है। इसने भी वही बात बोली है लेकिन शब्द अलग हैं, ठीक है। ये तीन अलग अलग स्टेज क्या हैं, पहले एंडोजेनेटिक एक्सिस हो गया, यानी कि यहाँ पे रैपिड अपलिफ्टमेंट हो रही है। दूसरे में ग्लिच फॉर्मिंग में क्या हो रही है, अपलिफ्टमेंट हो रही है, और यानी कि एंडोजेनेटिक प्रोसेस लग रही है, एक्सो भी लग रही है, एक्सो छोटी है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे ये दोनों सेम साइज के हो गए, एक्सो और एंडो प्रोसेस। फिर उसके बाद ये छोटा, ठीक है, एक्सो बड़ा हो गया। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें जो एंडोजेनेटिक, मतलब जो डेविस है, डेविस क्या बोलता है कि मेरा जो स्ट्रक्चर यानी लैंडफॉर्म बनने के लिए कोई भी इनिशियल ऐसी शुरुआत, कोई भी कंडीशन चाहिए ही नहीं। लेकिन पैंक क्या बोलता है, मेरा जो स्ट्रक्चर है प्राइमर रंफ से बनना स्टार्ट होगा, यानी कि पहली जो स्ट्रक्चर होगी उसका क्या नाम दिया, प्राइमर रंफ। ऐसा डेविस ने कहीं कुछ नहीं बोला था, ठीक है। और यहां पे एक और चीज आपने नोट करी, डेविस का क्या है, डेविस का है यहाँ पे डाउन वेस्टिंग, कुछ इस तरीके से बताया था ना, ये हाइट छोटा छोटा, यानी कि इस तरीके से हाइट डिक्रीज होती जाएगी, ये क्या है, डाउन वेस्टिंग। और यहाँ पे जो पैंक है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या चलेगी, बैक वेस्टिंग, ये पीछे आता जा रहा है, पीछे आता जाएगा, ये क्या होगा, बैक वेस्टिंग, यानी कि जो टाइप ऑफ इरोजन है उसके अंदर भी गड़बड़ है, ठीक है। डेविस का क्या है, बिल्कुल दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, ये पहले ये हाइट थी, फिर उसके बाद ये हाइट बची, फिर ये हाइट बची, फिर ये हाइट बची। कैसे बची, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस लग रहा है, लेकिन पैंक क्या बोला, नहीं, ऊपर से नहीं, साइड से लग रहा है, इधर से आया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। बिल्कुल इसी ही लाइन की वजह से ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई थी ना, बोला ये गया कि ये भाई साहब दोनों पैरेलल रिट्रीट और स्लोप रिप्लेसमेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन इनका अल्टीमेट क्या कहना था कि स्लोप रिप्लेस हो जाएगा, कॉनकेव है, सॉरी कॉन्वेक्स है, वो रिप्लेस हो जाएगा कॉनकेव से। अरे भाई नहीं रिकॉल कर पा रहे, ये सारी चीज़ें पीछे बनी हुई तो है मेरे, ये है कॉन्वेक्स और ये है आपका कॉनकेव स्लोप, ठीक है। धीरे धीरे ये इतना बढ़ेगा, ये पूरी इस तरीके से पहाड़ लेके चला कीजिए हमेशा। जो प्रोसेस आप यहाँ से लगाएंगे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोसेस इधर से भी लगेगा, तो एट द लास्ट क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट होके रह जाएगा। ये हमने डायग्राम बना भी रखा है पीछे, ठीक है। तो ये थे कुछ सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज पैंक और डेविस के बीच में, आप इनके कुछ अपने हिसाब से पॉइंटिंग बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, डेविस और पैंक होते हैं ख़त्म। और क्या मैं लिखवा ही दूँ इनके बारे में, देख लीजिए 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे,
बच्चे कह रहे हैं कि सर लिखवा दो। ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ साथ के साथ। ठीक है, तो डाल लीजिए हेडिंग, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेविस एंड पेंक। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेविस एंड पेंक। Davis approach is from the view of geomorphologist. Davis approach is from the point of view geomorphologist, while Penk's point of view, while Penk approach from the view of geologist. Penk approach from the view of geologist. Second, upliftment. Davis believe in short period of rapid upliftment. Davis believe in short period of rapid upliftment and later on erosion. Later on erosion starts. Once the upliftment is completed. Once the upliftment completed. While Penk believes that upliftment and erosion goes on simultaneously. Simultaneously का मतलब है दोनों एक ही टाइम पे ये चल रही होती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डेविस लैंडस्केप इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। लैंडस्केप is function of structure, process and time. Thus, though Davis gave overemphasis on time, though Davis gave overemphasis on time, comma, he also recognized the structure. ही मतलब पेंक की बात हो रही है। He also recognized the structure and process, full stop. On the other hand, according to Penk, landform is expression of, on the other hand, according to Penk, landform is the expression of phase and rate of upliftment. Phase and rate of upliftment in relation to rate of denudation or degradation. Denudation and degradation, full stop. Thus, Penk does not give importance to structure of landform. Thus, Penk does not give the importance to structure of landform. ठीक है, यानी इसमें क्या बात हुई है, यहाँ पे पेंक ने सीधा सीधा क्या बोला है कि भाई मेरे को तो डेनुडेशन या डिग्रेडेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है के ऊपर, मींस मेरी थ्योरी के अंदर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वो ये पॉइंट क्या बोल गए कि भाई हार्ड और सॉफ्ट रॉक भी तो मायने रखती है ना। यहाँ पे आप टाइम और डिग्रेडेशन की बात कर रहे हो, हार्ड और सॉफ्ट कंसीडर नहीं कर रहे। मान लीजिए सॉफ्ट रॉक है, जल्दी डिग्रेड हो जाएगी, थ्योरी फेल। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे इनके द्वारा भी बात नहीं हुई है। चौथा, अकॉर्डिंग टू डेविस लैंडफॉर्म कैन स्टार्ट ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर यूनिट। अकॉर्डिंग टू डेविस लैंडफॉर्म development can start on different structural unit, but Penk model start from convex lowland known as primarumph। ठीक है, यही मैंने बताया था, उनके किसी भी लैंडफॉर्म से स्टार्ट हो सकते हैं। इनको क्या चाहिए, कॉन्वेक्स स्लोप चाहिए और वो भी लो लैंडफॉर्म। ठीक है, और नाम क्या उसका, प्राइमारम्फ। प्राइमा मतलब पहला। Fifth, the end product is a peneplain. The end product is peneplain, which is formed due to downwesting. The end product is peneplain, which is formed due to
डाउन वेस्टिंग और वर्टिकल इरोजन, यानी कि रिवर क्या कर रही है, वर्टिकल इरोड करते हुए आ रही है, वर्टिकल इरोजन. While in the Pank's model, the end product is Andrum, which is formed due to slope replacement, comma, concave slope, एक मिनट, कॉन्वेक्स स्लोप रिप्लेस्ड बाय कॉन्केव स्लोप. स्लोप रिप्लेसमेंट क्या बोलता है कि जो कॉन्केव स्लोप है वो रिप्लेस कर देता है कॉन्वेक्स स्लोप को. इज नॉन एज बैक वेस्टिंग. बैक वेस्टिंग. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा डायग्राम तो नहीं बना हुआ. ओके. सिक्स्थ, पेनेप्लेन आर कवर्ड बाय लो राउंडेड हिल्स. पेनेप्लेन आर कवर्ड बाय लो राउंडेड हिल नॉन एज मोनैनॉक. While Andrum is covered by sharp low hills known as Enselberg. Andrums are covered by sharp low hill known as Enselberg. Full stop. Seventh, in the division theory, slope does not occupy landform evolution. In the division theory, slope does not occupy landform evolution, but Pank's theory is created by slope. Pank theory is created by slope in which initial convex slope is replaced by concave slope, in which initial convex slope is replaced by concave slope. Full stop. Eighth point, in the Davis landform. सिक्स पॉइंट दोबारा से बताऊं. सिक्स पॉइंट में यह है कि एंड प्रोडक्ट की बात हुई थी ना, राउंड बनता है डेविस के उसमें, तो राउंड वाले को क्या नाम दिया हमने, मोनैनॉक, और जिसकी पॉइंटेड बनती है उसको क्या बोलते हैं, इंसलबर्ग. सेवंथ में यह बताया गया है कि जो थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म है ना, एवोल्यूशन है, उसके अंदर किसी भी तरीके से स्लोप रिप्लेसमेंट की बात नहीं की गई है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैंक क्या बोलता है कि भाई स्लोप रिप्लेस हुआ है, लेकिन डेविस क्या बोलता है, स्लोप रिप्लेस नहीं हुआ, जो लैंडफॉर्म है ना वो डेवलप हुआ है. किस तरीके से, पहले वी शेप वैली, फिर यू शेप, फिर उसके बाद ऑक्सबो लेक, फिर उसके बाद डेल्टा. ठीक है, ये है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट डेविस का. पैंक क्या बोलता है, यहाँ पे कॉन्केव स्लोप रिप्लेस कर देगा कॉन्वेक्स स्लोप को. आठवां लिखिए, इन द डेविस लैंडफॉर्म development is sequential. In the Davis landform, development is sequential, but in Pank landform, development doesn't have any sequence. क्यों नहीं है? अरे भाई एकदम से अंदर से अगर एंडोजेनेटिक प्रोसेस आ गई तो लैंडफॉर्म कैसे आपका पहले ये होगा कि एंडो इक्वल टू एक्सो, फिर उसके बाद एंडो कम हो जाएगी, एक्सो कम हो जाएगी. ठीक है, मतलब एक्सो बढ़ जाएगी. अब यहाँ पे एकदम से एंडोजेनेटिक फोर्स बढ़ गई है, तो कैसे आप कौन सी स्टेज के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे. इसलिए यहाँ पे डेविस ने ये बोला था कि भाई आप एक पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हो, इसलिए मैंने क्या किया है, जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस को क्या माना है कि ये रैपिड हुआ है और होके रुक गया है, ताकि एक आप ना माइंड में अंदाजा लगा पाए कि इसके बाद ये आपको मिलेगा. ऐसा पैंक के उसमें नहीं होता है. नाइन्थ लिखिए, बट देयर आर सम सिमिलैरिटीज. अब वो क्या है, इन बोथ डेविस एंड पैंक रिवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट. इन बोथ
Davis and Penck river is most important agent, though Penck theory is applicable to different geomorphic process also. Though Penck theory is applicable to different geomorphic process also. 10th, though Penck does not specify cyclic change in the stage of, though Penck does not specify cyclic change in the stage of youth, mature and old age. Youth, mature and old age. Still the phase of Penck are similar to Davisian cycle. Still the phase of Penck are similar to Davisian cycle. Thus according to Chorley, ये लिखना है आपको हमेशा, ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट नहीं है कि भाई मिलता जुलता है, ठीक है, ये जरूर लिखना। Thus according to Chorley, Penck cycle is extension. Penck cycle is extension of Davisian cycle rather than alternative of Penck. Penck cycle is extension of Davisian cycle rather than alternative, ठीक है। और जब भी आप ये स्टेटमेंट लिखें, यहाँ पे आपको चोरले का नाम जरूर कोट करना है, तभी आप ये इजीली लिख पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या, ये आपकी स्टेटमेंट मानी जाएगी कंट्रोवर्शियल है ये, ठीक है। और क्योंकि देखिए जो डेविजियन स्कूल है वो ये मानता है कि भाई डेविस ने बोला है वही सुप्रीम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेंक की जिन्होंने स्टडी की है ना, उन्होंने बताया कि पेंक का बताया हुआ ज़्यादा सही है, ठीक है, कंट्रोवर्शियल है। तो आपको ये एंड में इसी तरीके से कंक्लूड करना है एज पर चॉर्ले, उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। और देखिए ये जितनी सारी चीज़ें अभी हमने यहाँ पे लिखी हैं, बनाई हैं, जो करा है, ये डायग्राम में आपको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। प्राइमर रम्प से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एंड रम्प में जाके ये फिनिश हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव्स और ड्रॉबैक क्या है पेंक के, ये देख लीजिए एक बार आप, ठीक है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको लिखवा दी हैं। ये है फ्री फेज, फिर उसके बाद रेक्टिलिनियर, कॉन्वेक्स स्लोप, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे बात हुई है। चलिए मैं अपने आप को उठा के ऊपर रख लेता हूँ। अरे भाई आपको नहीं उठना है, हाँ ये आ गया मैं, ठीक है। ये देख रहे हैं किस तरीके से आपका एक क्लिफ डेब्रिस स्लोप ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉनकेव स्लोप के अंदर, ठीक है। एक मिनट रुकिए, कहीं ये मैंने रिड्यूस तो नहीं कर रखा। चलिए अब यहाँ से आपके क्या स्टार्ट हो जाएंगे, पैरेलल रिट्रीट यानी कि एल्से किंग का, यानी कि यहाँ पे अब एरिड साइकिल ऑफ इरोजन करने वाले हैं, ठीक है। पेल्टियर का भी आएगा, पेल्टियर है ग्लेशियल टाइप का, वो सबसे आखिरी में आएगा। तो अभी हम कौन सा करेंगे, किंग का साइकिल, अभी नहीं अगले लेक्चर में करेंगे वो, ठीक है। किंग्स साइकिल ऑफ इरोजन। तो किंग के साइकिल के इरोजन के अंदर, एक मिनट मैं अपने आप को यहाँ से हटा लेता हूँ क्योंकि ये डायग्राम दिखाना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम। अब एकदम से खड़ी जो चढ़ाई है या चट्टान है यहाँ पे है, क्यों खड़ी क्यों है यहाँ पे, यही जो है एक क्वेश्चन क्रिएट करती हैं माइंड के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे देखेंगे आगे। और ये जो अभी हमने करा है ना वॉश स्लोप, ये नीचे से देख रहे हैं, ये जो एरो आपको इस तरीके से आते हुए ऐसे गोल घूमते हुए दिख रहा है, ये क्या है, पानी। ये नीचे से क्या करता जाएगा, बहाता लेके जाएगा, ठीक है। और देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होगा, नीचे उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, वो धड़ाम दे से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपका एरिड साइकिल, ये आपके अगले लेक्चर के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ इस लेक्चर को। तो यहाँ पे होता है आपका लेक्चर, बताइए क्या करना है। लेक्चर ख़त्म हो गया, इसके बाद बताइए क्या करना है, रीड, रिपीट, रिवाइज और सुबह उठते ही रिकॉल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है।